आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की। और हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 पर। यूनिट नंबर 5 में जो है बेसिकली दिया गया है सोशल वर्क रिसर्च, जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी अप्रोच की बात की गई है। आप भली भांति तरीके से परिचित हैं कि मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध। मात्रात्मक शोध को क्या बोला जाता है? क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च गुणात्मक को बोला जाता है। आपको मैं एक चीज और बता दूं। उल्टा बोले सर आप। अच्छा, मात्रात्मक शोध को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव अच्छा अच्छा, क्वांटिटी है वो होगी ना मात्रा। हाँ क्वांटिटिव, वही तो शायद मैंने बोला, शायद मैंने उल्टा बोल दिया था। अच्छा चला, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होगा वो आपका मात्रात्मक होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होगा वो आपका गुणात्मक होगा, है ना? आप सही बोला? चलो चलो, तो यहाँ पे आप लोग क्या करने ला कि जो गूगल मीट पे क्लास हो रही है ना, जब ज्वाइन आप करते हैं तो उसको जूम कर लीजिए। आप जूम कर लेंगे तो जो पीडीएफ है वो आपको साफ दिखाई देगा, है ना? तो जूम अवश्य कर लीजिएगा भाई। मैं पहले ही बता देता हूँ सभी लोगों को। तो आज हम बात करने वाले हैं आधारभूत सांख्यिकी संकल्पना के बारे में, यानी स्टैटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग। थोड़ा सा जो है सांख्यिकी अन्वेषण। सांख्यिकी अन्वेषण का मतलब होता है सांख्यिकी में शोध की जो प्रक्रिया है उसको देखेंगे हम लोग। स्टैटिक्स रिसर्च की जो प्रोसेस है वो, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे वर्णात्मक के बारे में, फिर अनुमानिक सांख्यिकी के बारे में, फिर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। शायद कुणाल जी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं ग्रुप में, है ना? एक मिनट। सर ये आधारभूत सांख्यिकी संकल्पनाएं जी, क्या हुआ सर इसका इसका मतलब ये है कि जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का मतलब था सांख्यिकी। सांख्यिकी का बेसिक पूछा है, आधारभूत मतलब बेसिक लेवल पर पूछा, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे आज हम लोग कि सांख्यिकी होती क्या है। संकल्पनाएं का इंग्लिश क्या होगा? बेसिक स्टैटिक। संकल्पनाएं का मतलब था कॉन्सेप्ट। अच्छा अच्छा, कौन सा? कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट होता जो है संकल्पनाएं या अवधारणाएं, इसका मतलब था कॉन्सेप्ट। अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स देखते हैं हम लोग। सांख्यिकी, आप एक चीज़ फैक्ट के रूप में याद कर लीजिए, ये जो आधुनिक आज के समय में, वर्तमान समय में इसका जो अर्थ निकाला गया है, ये प्रचलन जो अर्थ हुआ है 18वां शताब्दी से हुई है, यानी 18वीं शताब्दी से हुई थी। और उस समय एक विद्वान थे, उनका नाम था, आप नोट कर लीजिए, गाटफ्राइड। गाटफ्राइड, ये शायद मैंने आप लोगों को प्रश्न भी करवाया था, क्यों नहीं? हाँ, आकेनवाल है, आकेनवाल ये विद्वान का नाम है। इसने 18वीं शताब्दी में दिया था, 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में एक नाम और याद आ रहा होगा, हेलन हॉरिस के बारे में, सॉरी हेलन क्लार्क के बारे में। हेलन क्लार्क के बारे में, हेलन क्लार्क एक विद्वान है जिन्होंने एक किताब लिखा था सोशल वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके। उसने एक इतिहास बताया था 3 युगों में। एक युग बताया था उन्होंने प्राचीन, एक बताया था मध्य का। जो मध्य वाला था वो आपका था 18वीं शताब्दी से। और 18वीं शताब्दी में उन्होंने कहा कि दया दान वगैरह कुछ नहीं थी, चैरिटी वगैरह कुछ नहीं थी। उसी समय 18वीं शताब्दी में ही ये गाटफ्राइड आकेनवाल ने सांख्यिकी की अवधारणा दिया था। और इसने सांख्यिकी शब्द का 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, कितने टाइप बताए थे? 2 टाइप बताए थे। एक का नाम बताया था एक वचन, जिसको सिंगुलर में आप कहते हैं, और एक का नाम बताया था बहुवचन, जिसको प्लूरल में इंडिकेट करते हैं, है ना? जो प्लूरल का था वो बेसिकली कहता था कि तथ्य है, मतलब जो फैक्ट है, जो डेटा है, जो रिसोर्सेज हैं, उन सभी को हमें कलेक्ट करना। ये मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता था। मल्टीपल को मतलब बहुवचन को रिप्रेजेंट करता था, प्लूरल को रिप्रेजेंट करता था। जैसे व्यापार हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा, वाणिज्य हो जाएगा, आयात निर्यात हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं आपकी, नेशनल इनकम, बिजनेस, ठीक है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से? ये आपका बहुवचन से था। ये सांख्यिकी में गॉटफ्राइड आकेनवाल के द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी। तो चला ध्यान देते हैं कि सांख्यिकी का अर्थ होता है उस विज्ञान का, उस कला से जिसमें किसी भी अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है शोध, शोध का मतलब होता है अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च, कि क्षेत्र में या क्षेत्र से संबंधित और विविध कारणों से प्रभावित सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैटिक्स मतलब होता क्या है, अगर पूछ ले कि एग्जाम में आ जाए आप लोगों से कि दे दे कि सांख्यिकी से अभिप्राय है, 4 ऑप्शन आपको बता दूं मैं, सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण करना है केवल। इसका अर्थ जो ग्रुप में आपको जो नंबर्स मिलेंगे, जो तत्व मिलेंगे, जो एलिमेंट मिलेंगे, उसको आपको कलेक्ट करना है। ये समाज कार्य। अच्छा बताइए, क्या आप लोग मैथ तो पढ़े नहीं है? क्यों, क्या जरूरत पड़ी कि आपको स्टैटिक्स पढ़ने की यहाँ पे समाज कार्य शोध में? क्योंकि जब आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी आपको, तो आपको ग्राफ के माध्यम से सारे तथ्यों को सजाना पड़ता है, एक फाइल बना के रखनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें करते कब हम हैं? जब हमें सांख्यिकी पता होता है। इसीलिए यूजीसी ने कहा कि सोशल वर्क के स्टूडेंट को सांख्यिकी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये इनके लाइफ में एक हिस्सा है, मतलब अगर हम बात करें उस प्रोग्राम का एक हिस्सा है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, विवेचन की विधियां का अध्ययन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक निष्कर्ष प्राप्त होता है। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं। कहने का मतलब, आपसे अगर कोई पूछ ले आपने क्यों ऐसा कर रहे हो कि आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ी, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, आपको सांख्यिकी क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो आपको इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आप उसके परिणाम को जानना चाहते हो, उसका रिजल्ट क्या आया है, क्या वो सेवार्थी व समूह या समुदाय में वो कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है कि नहीं वृद्धि हुई है। निष्कर्ष निकाला जाता है इससे, किस तरफ आप जा रहे हैं। क्या उस समुदाय में जो कोविड-19 से जितने लोग प्रभावित थे, क्या वो लोग जागरूक हुए कि नहीं हुए, और कितने लोग जागरूक हुए। आप ग्राफ के माध्यम से उसको इंडिकेट करेंगे कि भाई 18 से 20 साल के जो बच्चे हैं या 18 से जो 25 साल के जो बच्चे हैं, वो 25% लोग इससे जागरूक हो चुके हैं। आप ग्राफ बना लीजिए, पाई चार्ट वगैरह बना लीजिए, आप इस तरीके से इंडिकेट कर लेंगे। तो ये आपकी रिपोर्ट कोई अदर व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है। जो सोशल वर्कर का स्टूडेंट होगा या जो सोशल वर्कर करके आया होगा, जो ज्वाइनिंग किया होगा, वही पढ़ पाएगा रिपोर्ट वगैरह, नथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बात करते हैं। सांख्यिकी विज्ञान यानी एक प्रकार के स्टैटिक्स में साइंस की एक वह शाखा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक समस्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेटा का संग्रहण किया जाता है और उसका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफिकेशन करोगे? आप सामाजिक लेवल पर कर लीजिए, आप आर्थिक लेवल पर कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें, कोई ज्वाइन हो रहा है क्या भाई? कोई ग्रुप में मैसेज आया क्या? स्वाति, ओके। आप लोग, पूजा, दिव्यांशु जी, अगर ग्रुप में किसी का भी मैसेज आए तो आप बता दिया अगर, क्योंकि कभी कभी 8 बजे के बाद मैं स्क्रीन शेयर जब कर देता हूँ तो मुझे दिखाई नहीं देता है किसी भी स्टूडेंट का कि ज्वाइन कौन हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब समझिए, स्टैटिक्स में क्या ज़रूरत पड़ी। कहने का मतलब ये रहा कि अगर मान लीजिए आपने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया रिसर्च में, शोध में, बात समझ रहे, किशोरावस्था की है बात ये। अब किशोरावस्था की आयु के बच्चों को आपने लिया तो किशोरावस्था की आयु के बच्चों की आपने क्षेत्र देखना शुरू किया, सामाजिक क्षेत्र देखना शुरू किया, शारीरिक पक्ष देखना आपने शुरू किया, आपने मानसिक पक्ष देखना शुरू किया, है ना। इस तरीके के आपने डेटा बनाना शुरू किया। अब इसमें आपको आप दर्शाना है आपको कि सामाजिक पक्ष में वो कितने % तक सक्सेस है, शारीरिक पक्ष में वो कितने सफलता तक या कितने % तक सक्सेस है, क्या कारण है कि वो बार बार शारीरिक समस्याएं रिप्रेजेंट कर, मतलब एक प्रकार से उसके अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं शरीर में। क्या दिक्कत है, वो सही तरीके से दवा नहीं ले पा रहा है या सही तरीके से जो है अपना इलाज नहीं करा पा रहा, क्या दिक्कतें आ रही है, जो फिजिकली में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करनी पड़ती है। ये क्लासिफिकेशन है, आपका वर्गीकरण करना पड़ता है, इस तरीके से डेटा आपको संग्रहण करना पड़ता है। ये है स्टैटिक्स। कारण यही है कि स्टैटिक्स हमें पढ़ना पड़ता है। क्यों आप लोगों से मीन, मीडियन, मोड से प्रश्न नहीं आते हैं?
हाँ, ये अपवाद है, कभी कभी आ जाते हैं प्रश्न एग्जाम में, वो भी जानना जरूरी है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं जानना जरूरी है, वो भी जानना जरूरी है, लेकिन उतनी प्राथमिकता उसको नहीं दी जाती है जितनी प्राथमिकता इस लेवल पर दी जाती है, अप्लाइड टाइप पर, कॉन्सेप्ट टाइप पर। और फिर कहते हैं उनको सारणी में व्यवस्थित करना होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से हमें व्यवस्थित करना पड़ता है। अच्छा, सारणी का मतलब मैंने कहा, मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल दिया, सपोज आपने क्या माना कि प्रति परिवार बच्चों की और परिवार की संख्या को आपने, आपके सामने अगर आ गया किसी गांव में 30 परिवार हैं और 30 परिवारों का आपने सर्वेक्षण किया, तो आपको बनाना पड़ता है स्टैटिक्स। कैसे? आपने 30 परिवार मान लीजिए, कई क्वेश्चन है इस तरीके से आ जाता है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तब आप लोग ऐसे जो है फार्मूले को लागू करते हैं। अब ये मतलब 2 5 3 6, ठीक है, 4 3, इस तरीके से होंगे 30 परिवार, मैंने 15 ले लीजिए, 10 लीजिए, जो भी होता है, जितने भी गाँव हैं। अब फिर उसके बाद वहाँ पे आपको एक आवृत्ति सारणी तैयार करनी पड़ेगी प्रति परिवार बच्ची का। आप यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनाएंगे। फिर उसके बाद परिवारों की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। 0 कितनी मतलब आपको टैली चिन्हों में बताना पड़ता है। 0 कितने लोग हैं, मतलब 3 लोग हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं 3 0 लिख दूँ तो 3 0 आ जाएगा, या 1 0 है। फिर आपको अगर 1 की बात करूँ, 1 एक भी नहीं है तो इसको हटा दीजिए, ऐसे 0 के 0 रख दीजिए। 2 कितनी बार आया है, 1 और यहाँ पे 2 बार 2 आया है, तो 2 बार ऐसे 2 टैली के चिन्हों में लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 3 बार 3 लिख देंगे, ठीक है। 4 कितनी बार आया, 4 1 है, 1 बार आया। इसी तरीके से 5 6 7, तो 7 तक हमें ये नंबर बता, इस तरीके से हमें बनाना पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को? जरा बताइए, आवृत्ति सारणी समझ में आ रही है? ये स्टैटिस्टिक्स में प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है ना। इसी तरीके से हमें जो है सारणी, ये हमने कहा ना कि मीडियन मोड क्यों निकालते हैं, तब हम इस तरीके से निकालते हैं ऐसी कंडीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया। फिर कह रहा है कि उपस्थितिकरण किया जाता है। उपस्थितिकरण का मतलब होता है एक प्रकार का प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं कहते एब्सेंट प्रेजेंट, है ना। तो एब्सेंट का मतलब होता है आप अनुपस्थिति, और उपस्थिति का मतलब होता है प्रेजेंट, तो इसको प्रेजेंट किया जाता है। और संबंध स्थापन के साथ ही इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, एक आइडिया लगाया, एक विचार लगाया जाता है, और उसके आधार पे आप उसके उद्देश्यों की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे सांख्यिकी की परिभाषा में। सर इसकी थोड़ा सा मेन मीडियम की वो बता दीजिए, डेफिनेशन बता दीजिए। देखिए, एक औसत होता है, एक आपका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप थोड़ा समझ लीजिए परिभाषा के रूप में भी। औसत हो जाएगा एक आपका माध्यम का मतलब होता है मीडियन, मतलब माध्य, और एक आपका होता है बहुलक, जिसको हम लोग क्या, अब ध्यान देखिए, इसको एवरेज बोलते हैं, और इसी को मीन भी कहा जाता है, और इसको मीडियन कहा जाता है, ठीक है, और इसको मोड बोला जाता है, ठीक है। एवरेज को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीडियन को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जेड को जो है बहुलक को, मोड को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, कभी कभी जेड वगैरह पूछ लेता है जब ना, तो ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप है, जिसने मैडम ने भी पूछा कि परिभाषा बता दो, तो मैं थोड़ा सा एक एक लाइन बता देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए। देखिए, माध्य संपूर्ण समंक मतलब टोटल नंबर के समूहों का वितरण है, देने वाली एकमात्र संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब जितनी संख्या दी होती है उन्हीं संख्याओं से आप प्लस करके उन सभी संख्याओं का योग से आपको डिवाइड कर दीजिए। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने 5 परिवार के बारे में लिखा है, ठीक है, 5 परिवार के बारे में लिखा है, और इन 5 परिवारों का योग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 7 हो जाएगा, और 7 7 14 हो जाएगा। 14 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में आप 3 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 24, अब कितने परिवार हैं, 1 2 3 4 5 है। अब आपने यहाँ पे जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो एवरेज निकल के आएगा, वो मीन निकल के आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मध्य जो होता है, जो माध्य होता है, संपूर्ण समंकों के समूहों का वितरण है, ये समूहों का वितरण है, ये जो देने वाली एकमात्र संख्या प्राप्त करने का एक प्रयत्न है ये, तो उससे एवरेज निकालते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग अब यहाँ पर मीडियन के बारे में। मीडियन को कहा जाता है माध्यम। सर आपकी आवाज इतनी ब्रेक क्यों हो गई है सर? कोई सर म्यूट नहीं है ना, बहुत साउंड कर रही है। क्या बात कर रहे हो, आवाज ब्रेक जा रही है? और आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बीच बीच में। वो सर म्यूट नहीं होते हैं ना।
हाँ जी, अब आवाज जा रही क्लियर नेहा? हाँ सर अभी ठीक है, ठीक है। आवाज सही आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आराम से बोलता हूँ, ठीक है? अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा। नहीं, सर जी। आपकी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बस म्यूट हो जाएं। हाँ प्लीज़ भाई म्यूट हो जाइए, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, स्टैटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ से एक आध प्रश्न श्योर है, 2 नंबर या 4 नंबर का आपको मिल जाएंगे, है ना? तो ध्यान से सुनिए। दूसरी बात करते हैं हम लोग माध्यम के बारे में। माध्यम का मतलब क्या होता है? माध्यम एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, मीडियन है। मीडियन बेसिकली क्या होता है, हम जब भी इसको सॉल्व करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या इसी को हम लोग हिंदी में कहेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए किसी 5 व्यक्तियों को दैनिक मजदूरी दी गई हो। अब आपके सामने एक केस आया, और आजकल ऐसे बहुत बनते हैं कि कंपनी वाले अपने मजदूरों को समय पर सैलरी नहीं बढ़ाते हैं और समय पर उनको सैलरी नहीं देते हैं। तो ऐसे केसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं। जब सोशल वर्क आप बन जाओगे ना तो आपके सामने आएंगे सारे पैट। तो ऐसे कंडीशन में मान लो इस तरीके के 5 व्यक्ति हैं जो दैनिक मजदूरी है उनकी। मान लीजिए 20-30, आप इस तरीके से 20-30 एक नंबर मानता हूं मैं, 20-30 40-50 60, ठीक, ये नंबर मान लिया। अब ये मैंने आपको एक क्रम में दर्शाया है, असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाया है। अब यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का तरीका ही होता है 2 टाइप का। एक होता है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। एक होता है ओड, एक होता है इवन, ठीक है? तो ऐसे संख्या पर आप ध्यान रखिएगा, जो विषम संख्याएं होती हैं, अब यहाँ पे विषम है तो n+1 लगता है और हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, यानी आप जितने नंबर दिए गए हैं उन नंबरों का हमें प्लस करना पड़ता है और उसके बाद हम उसको 2 से 1 के साथ 2 से प्लस करके डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका विषम संख्या से मीडियन निकल के आ जाता है। बाय द वे सम संख्या आ जाए, यहाँ पे मैंने 4 ही नंबर दे दिया, 20। अब ऐसे में तो आपने निकाल भी लिया कि 40 है, यहाँ पे आंसर निकाल लिया। अगर मैंने आपको कह दिया कि 20 30 40 50 है, अब ये 4 व्यक्ति हैं, ऐसे में आप मीडियन निकालिए, तो आप इधर भी 2 इधर भी 2, बीच में कुछ है भी नहीं, तो निकलेगा कहाँ से? ऐसे के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ता है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे सभी लोग। एक इसका फार्मूला जो होता है 1/2, ठीक है, 1/2, और ब्रैकेट में हम लोग क्या बनाते हैं, n/2 करके वह पद का मान। अब ध्यान रखिएगा, 1 पद का मान होता है, प्लस में फिर हम करते हैं n/2 + 1 का मान। हालांकि ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, बशर्ते मैं आपको मीडियन का मतलब समझ रहा हूँ कि माध्य निकालते कैसे हैं। माध्य का मतलब ही होता है कि मतलब जो भी समंक दिए होता है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग माध्यिका से कम और दूसरा माध्यिका से अधिक होता है, तो बीच में जो आएगा वो माध्यिका बन जाएगा। यह आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिए, माध्यिका का निर्धारण तब किया जाएगा जब किसी श्रेणी के पदों को संख्यात्मक रूप में नहीं मापा जाएगा। तो ये माध्यिका ज्ञात करने का तरीका एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न नहीं आएगा, बशर्ते आप इसको ध्यान रखिए, है ना? एक होता बहुलक। बहुलक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, बहुलक मतलब बहुत संख्या। अब दी गई, जो बार बार आए, हाँ, दी गई संख्याओं में या दी गई समंकों में जिस अंक का पुनरावृत्ति हुई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। रिपीटेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है दिव्यांशु सर? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। अब ध्यान रखना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। औसत क्या होता है, एवरेज दी गई समंक संख्याओं का हम विभाजन करके निकालते हैं। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका वो होती है दी गई समंकों का जो मिडिल नंबर होता है या जो मिडिल समंक संख्या होती है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मीडियन से, यानी माध्यिका से। बहुलक वो होती है दी गई समंकों में से जो अधिक बार आती है, जिसकी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हुई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलक, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, एक वचन के रूप में विद्वानों ने कुछ सांख्यिकी के रूप में परिभाषित भी किया था। मैंने आपको भी शुरुआत में बताया था गाटफ्राइड आकेनवाल्ड के बारे में, जिन्होंने सांख्यिकी को 18वीं शताब्दी में दिया था। तो उस दौरान इन्होंने 2 बातें बताई थी। एक बताया था एक वचन होता है, एक बताया था बहुवचन होता है, सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। तो सिंगुलर के रूप में होता है तो कौन कौन से विद्वान आए, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए।
एक विद्वान का नाम था बावले, है ना। बावले कहते थे सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें साधारण रूप से गणना की जा सकती है। कहने का मतलब स्टैटिक्स एक साइंस है, इन्होंने जो सांख्यिकी है वो साइंस से रिप्रेजेंट किया और कहा कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक साधारणता रूप में जब हम गणना, कोई एक सिंपल लैंग्वेज में जो गणना होती है, जो कैलकुलेशन होता है, वो सांख्यिकी में होता है। ये बावले कहते थे। तो साधारण रूप में जहाँ पे गणना हो वो सांख्यिकी एक विज्ञान की भूमिका निभाएगी। ऐसे में बावले की ये परिभाषा बन जाती है। ये एक ध्यान रखिएगा, एक वचन के रूप में। बात करते हैं वकार्डिंगटन के बारे में, और ये एक ऐसे विद्वान हैं, इनका कहना है कि सांख्यिकी अनुमान, इसी को अगर हम बोलते हैं वकार्डिंगटन ना करके आप जो है लिख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें बोडिंगटन, है ना, बोडिंगटन लिख लीजिए। हाँ सर, बोर्डिंगटन ही है, बता हाँ, बोडिंगटन लिख लीजिए। और इनका कहना था कि जो स्टैटिक्स है अनुमान और संभावनाओं की विज्ञान है। अनुमान का मतलब एक प्रकार से होता है कि आपने गेस किया है, और संभावना का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है। तो जहाँ पे किसी चीज़ की गणना की संभावना बने, जहाँ पे किसी चीज़ का अनुमान लगाने की संभावना बने, वो है सांख्यिकी एक वचन की बात। अगर हम करते हैं आगे तो एक विद्वान और आते हैं यहाँ पे, क्रॉस्टन काउडिन। इन्होंने कहा कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों, यानी जो नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके संग्रहण को बात करता है, उसकी कलेक्शन की बात कर, मतलब जो भी संख्या में आपने डेटा को कलेक्ट किया और जो प्रस्तुत किया, जो विश्लेषण किया, जो विवर्तन के रूप में। विवर्तन का मतलब होता है सुव्यवस्थित तरीके से, एक प्रकार से किसी शब्दों को, किसी अंकों को आप अवरोही असेंडिंग ऑर्डर में दर्शा रहे हैं, किसी सही क्रम में दर्शा रहे हैं, व्यवस्थित क्रम में दर्शा रहे हैं, तो उस तरीके की जब परिभाषा आती है तो ये एक वचन का सांख्यिकी कहलाती है। परंतु हम देखेंगे, अब जहाँ पे हम व्यापार की बात कर रहे थे, बिजनेस की बात कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे बहुवचन में, उसकी परिभाषा देखिए किस तरीके से है। कहता है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी शब्द का अर्थ है किसी भी प्रकार के आंकड़े, डेटा किसी भी प्रकार से हो, जो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मल्टीपल है भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि केवल एक नंबर से ही हो। तो अगर हम बात करते हैं बावले महोदय के बारे में, देखिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं किसी भी अनुसंधान से जुड़े और अंकों से व्यक्त किए गए उन तथ्यों के वितरण को आंकड़ा या डेटा कहते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंध रखना पड़ता है। देखिए अभी ऊपर में बावले महोदय ने क्या बोला, कहा कि साधारण रूप से परिभाषा या साधारण रूप से कोई चीज़ की गणना कर दो, तो सिंपल बात में। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बदल गए, इनका कहना ये बन गया कि अंकों को तथ्यों का वितरण और आंकड़ों का डेटा कहेंगे, जहां पे दूसरे के संबंध बनेगा। मतलब इन्होंने साधारण नहीं बताया भाई, जाहिर सी बात है, किसी आंकड़े को किसी दूसरे आंकड़ों से कोरिलेट करोगे तो कॉम्प्लिकेटिव बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा, वो तो बहुवचन का रूप ले लेगा। यहाँ पे बावले ने कहा ये बातें, क्योंकि साथ संबंध एक कीवर्ड्स है जो आप बावले की परिभाषा में याद रख सकते हैं, बहुवचन की परिभाषा को लेकर। बात करते हैं यहाँ पर प्रोफेसर बोलिस एंड रॉबर्ट्स के बारे में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि समग्र तथ्यों के परिणाम स्वरूप पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है, जो मदों का मतलब एक प्रकार से आप यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट करें नंबर की, पद की, स्टेप की, ठीक है, मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य सांख्यिकी तथ्यों की परिणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है, संख्यात्मक विवरण है, जो मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होता है। ये रॉबर्ट बोलिस एंड रॉबर्टसन जो है रॉबर्ट्स के द्वारा दी गई थी ये परिभाषा से भी प्रश्न नहीं आते, बशर्ते मैंने आपको बता दिया कि याद रखिएगा।
सांख्यिकी बेसिकली अगर हम बात करें तो हालांकि इसमें थोड़ा सा यूरोप वगैरह के बारे में भी आप लोगों को किताबों में मिल जाता है, जो है विलियम शेक्सपियर का नाम, जॉन मिल्टन का नाम, वर्थ जो है वुडवर्थ का नाम, ठीक है। ये स्टैटिक शब्दों के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था, परंतु हमारे इंडिया में यूजीसी से इससे कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है, ठीक है। चलिए, सांख्यिकी अगर हम बात करते हैं समाजकार्य में सांख्यिकी की उपयोगिता को लेकर, तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि समाजकार्य में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहली बात, ये बात से आप लोग सहमत भी रहना। अभी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो इन्होंने लखनऊ की जो भी वैकेंसी आई है पीजीआई में सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर की, जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनको मैं बता दूं कि स्टैटिक्स से यहाँ से आप लोगों से श्योर है कि एक प्रश्न आना तय है, क्योंकि वहाँ पीजीआई में आपको इसी तरीके की चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो सांख्यिकी ज्ञान विदेशी भाषा और बीजगणित के ज्ञान के समान ही होता है और यह किसी भी समय किसी भी स्थिति में उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो आज के समय में दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है, तो ये बेसिकली उपयोगिता की बात करता है। अगर हम बात करते हैं उपयोगिता में, मैंने एक बार आप लोगों से शायद परसों की क्लास में एक क्वेश्चन दिया था कि सांख्यिकी समाजकार्य की उपयोगिता कहाँ कहाँ पे होती है, तो उस ऑप्शन में था, आप लोगों का याद होगा, सरलता था, संख्यात्मक स्वरूप था, साथ संबंध था, ठीक है, नीति निर्माण था। इसी तरीके से ऑप्शन में उसमें दिए गए थे, एक ऑप्शन कोई अलग था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली जो उपयोगिता है वो सरलता है, एक उपयोगिता यानी ईज़िली हो जाता है, सरल तरीके से हो जाता है कि जब कोई जटिल तथ्य मिलेंगे आप सरल तरीके से परिवर्तित करके प्रस्तुत कर देते हैं, तो ये एक इसकी खासियत है। अब आपको बता दूं, मैथ आप लोगों को टफ लगती होगी, लेकिन जब आप स्टैटिक्स मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता होगा, क्योंकि किसी फार्मूला लगाइए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इधर उधर गुणागणित करना है और वो भी अच्छे से करना भाई हो जाता है। तो जाहिर सी स्टैटिक्स सभी लोगों को सरल लगती होगी, तो सीधा ऐसे याद रख लीजिए कि ये सरलता, इससे क्या होती है, एक तो सरलता होती है क्योंकि संपूर्ण सामग्री की अपेक्षा तथ्यों के औसतों को या जो उसकी वैल्यूज़ होते हैं उसको हम सरल तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि संख्यात्मक स्वरूप होता है, जाहिर सी बात है संख्यात्मक स्वरूप हमें देना पड़ता है इसमें। तीसरी बात इसमें है तुलना, यानी कंपेयर करना पड़ता है हमें। कंपेयर किस चीज़ को, कि शोध में जो संख्या मिलती है ना, उनके एवरेज के प्रयोगों में या उनके माध्यमों के प्रयोगों से हमें तुलना कार्य का जो है एक्टिविटी जो हो जाती है वो सरल बन जाती है, कंपेयर करने से हमें सरल, क्योंकि साफ शब्दों में पता चलता है कि भाई औसत क्या है, माध्यम क्या है यानी मीडियन, और बहुलक क्या है, तो ये सरल है, ये कंपेयर करने में बहुत ईजी होता है। और उसके बाद साथ संबंध है, साथ संबंध के बारे में भी हम बात करेंगे, कार्ल पियर्सन के बारे में 1892 के बारे में, इनकी 1890 में 1890 में इन्होंने साथ संबंध कोरिलेशन को दिया था। थोड़ा सा इसके फैक्ट को भी बताऊंगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत अनुभविक ज्ञान के में वृद्धि करने के लेकर, नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन के रूप में, भविष्य का पूर्वानुमान लगाने के रूप में, सिद्धांतों की उपकल्पना, मतलब जो सिद्धांत होंगे, जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो थ्योरीज होंगे, उसकी हाइपोथेसिस की जांच भी करता है ये आपका स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये इसकी उपयोगिता है। जैसे देखिए, कहा जाता है कि आज के युग सांख्यिकी का अधिक महत्व है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी अनेक सेवाएं प्रदान कर रही है। बात सही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं एकत्र करके सांख्यिकी की मदद में उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण का मतलब आप समझ गए होंगे, जो भी डेटा मिलता रहता है आप लोगों का, उस डेटा को आप क्या करते रहते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आवाज़ वगैरह जा रही है क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये बताता है कि इसका विश्लेषण किया जाता है, और ये बेसिकली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण में भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो देखिए सांख्यिकी द्वारा क्या होता है, सांख्यिकी जाहिर सी बात है सूचना कहाँ लेवल पे, यहाँ तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की सूचनाएं भी ये कलेक्ट करेगा, सांख्यिकी में होता है, कलेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ का निर्माण भी होता है, इसी से किया जाता है निर्माण वगैरह, है ना। जैसे आपने देखा होगा एसडीजी के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है भाई, गरीबी को ख़त्म करना है, भुखमरी को ख़त्म करना है ना, ये सारी चीज़ें, शिक्षा को बढ़ावा देना है, ये सारी चीज़ आपने देखा होगा। तो ये राष्ट्रीय लेवल का क्या है, नीतियाँ बनाई गई थी। कारण क्या था भाई, ये सांख्यिकी से पता चला हम लोगों को, है ना, कि भाई आप जब भी कोई सांख्यिकी खोलते हो देखते होंगे आप उसमें डेटा कि भाई इतने गरीब रह गए हैं, इतने शिक्षा से वंचित रह गए हैं, तो इसी के आधार पर ये SDG बनाया गया। तो 17 गोल बनाए गए हैं इसमें, है ना, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है SDG भी। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसीलिए आज के समय में सांख्यिकी का मानव कल्याण का अंक
कहा जाने लगा। सांख्यिकी कुछ महत्व निम्न प्रकार, उसी कुछ इंपॉर्टेंस भी है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, राज्य और सार्वजनिक संस्थानों के लिए है, मतलब स्टेट और एक सार्वभौमिक की बात करते हैं, एक सभी के लिए बात करते हैं, जहाँ पे सार्वजनिक या सक्रिय भागीदारी की बात होती है। तो उन संस्थानों में प्रशासन में सांख्यिकी का प्रयोग आदिकाल से होता रहा है। सांख्यिकी तथ्यों के अभाव में प्रशासन का सफल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम राज्य और सार्वजनिक संस्थानों के लिए भी, या एक प्रकार से कहें पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के लिए भी हम इसको यूज लाते हैं, यानी महत्व देता है ये। इसलिए कहा जाता है समंकों के बिना आर्थिक नियोजन पटवार एमबी सा सूचक यंत्र रहित जलयान के समान है। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल शब्द में है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब सीधा सा बनता है कि आर्थिक नियोजन, जहाँ पे बात होती है सांख्यिकी के द्वारा वर्तमान तथ्य के आधार पे आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक भविष्य का पूर्वानुमान लगाने में सहजता सामर्थ हो, यही बात राज्य और सार्वजनिक संस्थाओं के लिए बताई जा रही है। ठीक है। फिर प्रबंधन और व्यवस्था की बात की जा रही है, जहाँ पे योगदान, मैनेजमेंट और व्यवस्था की बात की गई है। मालिक मजदूर के संबंध में सुधार करना या उत्पादन की कुशलता की बात की गई है। लाने के लिए नई नीति को अपनाया जाता है और नई इसी नीति को या इन नीतियों की सफलता सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर भी की जाती है। तो ये विशेषता है। व्यापार वाणिज्य की उद्योग में भी इसकी विशेषता देखने को मिलती है हमें, है ना। व्यापार वाणिज्य आपको पता ही होगा, स्टैटिक्स में यूज होता है, जहाँ पे परिवर्तन का कारण उत्पादन की मांग के साथ संतुलन, लाभ, हानि, स्टॉक आदि के बारे में जानकारी हमें मिलती है ना। शिक्षा और मनोविज्ञान में भी देखने को मिलता है। अगर बात शिक्षा मनोविज्ञान की आती है तो विद्यार्थी की रुचि, बुद्धि, योग्यता और शिक्षा ग्रहण, यानी एक प्रकार से इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड उसकी शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता आदि सांख्यिकी विधियों के आधार पर ही संपन्न होती है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान में भी यूज़ होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अगर हम बात करते हैं जनक, तो इसका नाम याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक का नाम याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक का नाम याद रखिएगा। सर, इनकी बुक आई थी 1912 में। हाँ, यही किताब ही है, यही किताब का नाम ही उन्होंने लिखा है। फिर हम बात करते हैं सांख्यिकी का कार्य आप करेंगे कैसे सांख्यिकी में। ठीक है, इसकी कार्य भी है। तो कार्य की बात अगर हम करते हैं तो विशाल और जटिल तथ्यों को सरल बना देना, ये उसका कार्य है स्टैटिक्स का। कोई बड़ा कार्य है, कोई ब्रॉड लेवल पर वर्क हो रहा है तो जो है या जटिल कोई एलिमेंट है, इन दोनों को ये क्या कर देता है, ईजी कर देता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में वर्गीकृत करके उसको जो है चित्र या बिंदु रेखा या माध्य निकालकर आसानी से समझने योग्य, संस्मरण रखने योग्य बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि स्टैटिक्स की भूमिका कैसे आ रही। क्लासिफिकेशन मैंने भी आपको बताया भी था, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बहुत सारे पक्ष होते हैं मनोसामाजिक। उन मनोसामाजिक पक्षों को आप ध्यान में रखते हुए आप वर्गीकरण कर सकते हो, चित्रण कर सकते हो, बिंदु रेखित कर सकते हो या माध्य निकाल कर आप आसानी से समझ सकते हो। तथ्यों को तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, मैंने भी आपको बताया भी था उसकी उपयोगिता में आधार पर कि भाई किस तरीके से आप कंपेयर करोगे, है ना, तुलना। तो समाज कार्य में अनुसंधान के संख्याओं और माध्यमों का प्रयोग करके आप तुलना कार्य जो होता है सरल हो जाता है। यहाँ पर कंपेयर वाला कार्य जो होता है सरल हो जाता है। मनुष्यों के अनुभव में वृद्धि करने की बात भी हो जाती है इसी में, कि मनुष्य का ज्ञान, व्यक्तित्व बहुत ही सीमित होता है, किंतु ज्ञान की बातचीत, पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर, विशेषज्ञों को, लेखों को पढ़कर व्यक्ति निरंतर ज्ञान को वृद्धि कर सकता है। कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे सभी लोग कि साहित्य समीक्षा की बात कर रहा हूँ, लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मनुष्यों के अनुभव में वृद्धि की बात करता है। टीवी से देखकर, न्यूज़पेपर देखकर आप लोगों को क्या मिलता है, आइडियाज़ मिलते हैं, विचार मिलते हैं। यूट्यूब से देखकर, है ये सारी चीज़ें। नीतियों के निर्माण में भी इसकी एक अहम भूमिका होती है। किसी घटना का महत्व का अनुमान लगाने में भी इसकी भूमिका होती है। पंचवर्षीय योजना की बात करें अगर हम लोग, 5 ईयरली प्लान होता है, पर होने वाले व्यय को जानकर
ठीक है, उसमें सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा लाभ और प्रगति सांख्यिकी के अध्ययन से निश्चित कर सकते हैं इसमें। तो पंचवर्षीय योजना जो है बेसिकली ये सामुदायिक विकास योजना में आपको मालूम होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो लाई गई थी वो लाई गई थी कल्याण विस्तार परियोजना 1954 में, जो सामुदायिक विकास पे आधारित थी। तो वो भी बेसिकली सांख्यिकी के आधार पर ही थी, सांख्यिकी के अध्ययन से ही वो निश्चित किया गया था। शायद आज मैंने आप लोगों से इसके बारे में पढ़ाया भी था, जब मैं प्रश्न करवा रहा था तो बताया भी था सामुदायिक विकास को लेकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बात कही गई है। जो पहली थी 1995 में वो बेसिकली किसको लेकर कही गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कुछ जिक्र की गई थी। बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि केवल समुदाय की बात की जाए, उसमें केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क और साथ ही साथ जो समाज कार्य की सहायक प्रणाली है वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर की, उसके बारे में भी जिक्र किया गया था पहली बारे में, जो 1900 समाज कल्याण परियोजना जो 1954 में लाया गया था पहली बार, जो समन्वय करके आया था, नगर करके आया था, उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा उस पर फोकस करिएगा। ठीक, सांख्यिकी के आधार पर या सांख्यिकी के द्वारा नियमों का निर्माण होना, सभी नियमों की जांच सांख्यिकी की विधियों के आधार पर की जाती है विभिन्न प्रकार से, जैसे अर्थशास्त्र हो जाएगा, भौतिक शास्त्र हो जाएगा, गणित हो जाएगा आदि जैसे शब्दों में विज्ञान की नीति का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक समाज कार्य भी इसमें शामिल है ना। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सांख्यिकी के प्रकार के बारे में। सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। सांख्यिकी कितने प्रकार होती है? 2 टाइप की होती है। अच्छा, सांख्यिकी अन्वेषण की जो प्रक्रिया है, आप ध्यान रखिए, पहले हम उसको आंकड़े एकत्र करते हैं। सांख्यिकी का देखो, मैं बता रहा हूँ सांख्यिकी सिलेबस के अनुसार चल रहा हूँ मैं, सिलेबस के अनुसार। तो आंकड़े एकत्रित करेंगे आप लोग, आप इसे शायद लिख ले। नंबर 2 पे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करेंगे आप लोग, यानी डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर आंकड़ों का आप प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर उसके बाद आंकड़ों का निर्वचन करना होता है। निर्वचन का मतलब क्या होता है? आंकड़ों का निर्वचन का मतलब क्या होता है? आंकड़ों का निर्वचन जी, पुनरावलोकन भी बोल सकते हैं आप निर्वचन बताएं। का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। विस्तृत जी बताएं, क्या करें, बताएं। जी सर, जो आंकड़ों का निर्वचन होता है हाँ वो होता है मतलब निर्वचन को मतलब इंटरप्रेट करते हैं, उसमें जो भी कमियां रह गई हैं उसे हम फिर से चेक करके और फिर सही करते हैं, एडिट भी बोल सकते हैं। वही पुनरावलोकन वही है ना सर, क्रिया तो वही हुई ना। देखिए, निर्वचन का दोबारा मतलब, जांचना कह सकते हैं, एक बार निरीक्षण। सुनिए, निर्वचन का मतलब होगा एक प्रकार से कि आपने आंकड़ों का व्याख्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन, आंकड़ों का व्याख्या करना होगा। जो आंकड़े आपने प्रस्तुतिकरण किया है, रिप्रेजेंट किया है, उसकी आपको क्या करना होगा? व्याख्या करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है आंकड़ों का संगठन करना। व्याख्या कर लिया, अब संगठन कर लीजिए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए, और उसके बाद आप आंकड़ों को क्या करेंगे? आंकड़ों का विश्लेषण कर लेंगे। यही आपका क्या है? प्रक्रिया है सांख्यिकी का। जो सिलेबस में दिया गया है यही है, जो सिलेबस में दिया गया है ये यही है, ठीक है। सर ये कल आया था क्वेश्चन में, इसके वर्डिंग थोड़ी अलग थी पर यही था ना? हाँ हाँ यही था, शाबाश, पकड़ 5 लिया, पॉइंट थे। हाँ, शाबाश, बस वही है। ठीक। अब हम देखेंगे सांख्यिकी 2 प्रकार का, एक पैरामेट्रिक होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक होता है। प्राचल को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक बोलते हैं। और आप प्राचल को क्या बोलेंगे? नॉन पैरामीटर, हाँ मतलब एक मापने योग्य होगी और एक नहीं होगी। हाँ, एक मापनी योग्य है, एक नहीं मापनी योग्य। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग ना जानते हैं ये होता क्या है। देखिए,
प्राचल संख्याएं या सांख्यिकी में सभी किसी एक विशेष पैरामेट्रिक या प्राचल से संबंधित होता है और आंकड़ों के आधार पर प्राचल के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। तो एक जो चीज़ ये तय हो गई कि पैरामेट्रिक में अनुमान लगाया जाता है। प्राचल सांख्यिकी में जिस प्रकार आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है वह आंकड़े न्यायदर्श और सामान्य वितरण होंगे। दूसरी बात तय हो गई कि आंकड़े क्या होंगे, न्यायदर्श होंगे, मतलब सैंपल होंगे। जो भी आंकड़े होंगे वो किस पे होंगे, प्रतिदर्श पे होंगे, न्यायदर्श पर होंगे। और तीसरा बात होगा सामान्य वितरण होगा, सामान्य वितरण होगा, सामान्य वितरण। अब आप लोगों को मिल जाता है कभी कभी कि भाई पेयर्ड टी टेस्ट क्या होता है, अनपेयर्ड टी टेस्ट क्या होता है ना, पर पियर्सन कोरिलेशन क्या होता है, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, जिसको हम लोग एफ टेस्ट कहते हैं, एनोवा टेस्ट बोलते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ यही 3 शब्द मिलता है, सामान्य वितरण या मानक विचलन, या मानक विचलन। यही सबसे ज़्यादा बेसिकली मानक विचलन पूछा गया है। सामान्य वितरण 1-2 बार आया है केवल, बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 शब्द याद रख लीजिएगा। पैरामेट्रिक में ये 4 शब्दों का प्रयोग होता है। और क्योंकि पैरामेट्रिक में आपको पता होना चाहिए, टी टेस्ट आता है एक, जेड टेस्ट भी होता है एक, पेयर्ड टी टेस्ट होता है एक, युग्मित टी टेस्ट बोलते हैं उसको, अनपेयर्ड भी इसी में आता है, अनयुग्मित भी आता है, पियर्सन कोरिलेशन आता है, मतलब कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, सहसंबंध भी आता है, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब आपका जो होता है वो वन वे, इसको क्या बोलते हैं, प्रसरण। कौन सा प्रसरण है ये, जो एनालिसिस ऑफ प्रसरण का विश्लेषण, प्रसरण का विश्लेषण है ना, प्रसरण का विश्लेषण भी है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रसरण का विश्लेषण भी इसी के अंतर्गत आता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा ये 4 शब्द आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रसरण अनुपात परीक्षण बोलते हैं इसको। पैरामेट्रिक के अंदर कौन आएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। पैरामेट्रिक में आप लिखिए, एक आपका आएगा टी टेस्ट, जेड टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध या पियर्सन कोरिलेशन, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको आप कहते हो प्रसरण अनुपात परीक्षण, प्रोफेसर रोनाल्ड फिशर का है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे ये 4 शब्द भी ध्यान रखिएगा इनके नाम के साथ साथ, क्योंकि इसी पे आप अंडरलाइन करिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अप्रचलन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अप्रचलन सांख्यिकी का वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है ना, वितरण मुक्त सांख्यिकी, अप्रचलन को, नॉन पैरामेट्रिक को। क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे भी होते हैं जहां ना तो संयोगित चयन होता है ना ही सामान्य वितरण होता है। मैंने एक प्रश्न बताया था असामान्य वितरण, किसी को याद है, एनपीसी को रख के आया था 2006 में पेपर में, दिसंबर 2006 में। नहीं याद है ना, दिखा दो, क्वेश्चन पेपर है इस समय साथ में ही, नहीं देखा था तो ठीक है फिर चलो। तो जो असामान्य वितरण है वही आपका ना सामान्य वितरण बता रहा है, ध्यान रखिएगा आप। कारण वहाँ पे मैंने क्यों असामान्य वितरण को रखा था, रीज़न यही था। ऐसे आंकड़ों की संख्या कम होने का कारण आंकड़ों का स्वरूप बिगड़ा हुआ होता है और इसका एक समग्र के प्रचलन के संबंध नहीं होता है। ऐसे आंकड़ों का संबंधित सांख्यिकी विधियाँ अप्रचल, जिसको नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी में आती है, जो भूमिका निभाती है माध्यिका, सहसंबंध, काई स्क्वायर टेस्ट और फिर बहुलक, फिर माध्यिका टेस्ट, प्रमुख सांख्यिकी की विधिया के रूप में हमें आती है, देखने को मिल जाती है। ये कुछ प्रमुख हैं और भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई विद्वानों का ना, जैसे और इसमें भी कुछ है टेस्ट, ऐसी बात नहीं है, ऐसे टेस्ट नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक है
विट्स्की, मनविट्स्की टेस्ट को यू टेस्ट कहा जाता है। सर आवाज कट रही है। सर साउंड इफेक्ट हो रहा है सर, म्यूट होने के लिए बोलिए सर को। मन विट्स विट जो है विटने, मन विटने टेस्ट एक है, एक आपका है जो है विल्कोन्सन, विल्कोन्सन रैंक सम टेस्ट है, इसको सम टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। स्पीयरमैन का देखा आपने, स्पीयरमैन का एक है, स्पीयरमैन का कोरिलेशन आता है ना, सुना होगा। और सर को सहसंबंध बोलते हैं, जी सहसंबंध बोलते हैं। सहसंबंध, हाँ इसी को सहसंबंध वही बोलते है हैं। ना। हाँ, एक स्पीयरमैन का है, एक कार्ल पियर्सन का है, एक स्पीयरमैन का है और एक कार्ल पियर्सन का है ना। स्पीयरमैन का कार्ल पियर्सन का दोनों का। स्पीयरमैन का आवृत्ति वाला है ना, आवृत्ति वाला। आवृत्ति वाला किसका? स्पीयरमैन का नहीं, स्पीयरमैन का जो कोटि अंतर का है, उसको कोटि रेंज वगैरह के रूप में आता है वो स्पीयरमैन, इसको रेंज के रूप में आता है। बटन, इसको टी बटन के रूप में रिप्रेजेंट कभी कभी करने को मिल जाता है, जिस समय सर विलियम सिल्ली गोसे ने इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका दे दी थी टी बटन के बारे में, जिसने टी परीक्षण दिया था। तो टी परीक्षण को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने सीधा अंतर युग्मित के बारे में इन्होंने चर्चा परिचर्चा सहसंबंध की, स्पीयरमैन ने कोटि अंतर की रीति के बारे में बात किया था, ठीक है। तो कोटि के बारे में भूमिका इसकी बेसिकली देखने को मिलती है, ठीक है। और एक था सहसंबंध कार्ल पियर्सन का, सहसंबंध गुणांक था 1890 में, जो इसका था 1890 का था। तो कुछ इसमें भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। अब थोड़ा सा देखेंगे व्यवहारिक, अभी इसके अंतर्गत और भी आएंगे, अभी सारे टेस्ट देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा एक एक लाइन में। नीचे वाले में चलो कोई बात नहीं, मंगवा लेंगे बात में। अगर हम बात करते हैं व्यवहारिक सांख्यिकी के मुख्यतः दो प्रकारों में बांट दिया जाए। अभी वर्णात्मक सांख्यिकी एक होगा और एक अनुमानिक मानिक होगा। वर्णात्मक होता है डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी। वर्णात्मक सांख्यिकी में वे विधियां आती हैं जिनके प्रयोग में किसी न्यायादर्श विशेषताओं का प्राप्त, अब ये देख जानते हो आप लोग, ये बांटा गया है आप्रचलन को, नॉन पैरामेट्रिक को बताया गया है, जिसका आंकड़ों के आधार का वर्णन होता है। सांख्यिकी का प्रयोग सांख्यिकी प्रदत्तों में संकलन, संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, परिकलन से होता है। तो ये वर्णात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव है। एक अनुमान जो है अनुमानिक सांख्यिकी होता है। जो अनुमानिक सांख्यिकी होती है विधिया का प्रयोग होता है जहाँ पे जनसंख्या के लिए किया जाता है और न्यायादर्श की विशेष में तथ्य एकत्र करके उसके आधार पर जनसंख्या के विषय में निष्कर्ष निकाला जाता है। तो निष्कर्ष मतलब अनुमानिक वाले में होगा, ठीक है, जहाँ पे आप आइडियाज़ वगैरह लगा रहे हैं। बहुधा इस सांख्यिकी की सहायता से परिणामों की वैधता की जाँच की जाती है। अनुमान के लिए अपेक्षाकृत उच्च सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है, संभावना नियम, मानक त्रुटि, सार्थकता परीक्षण आदि। इसका विस्तृत होता है, इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। अध्ययनकर्ता रिसर्चर अध्ययन के लिए इन बड़े समूहों और न्यायाधीशों को चुनकर समस्या का अध्ययन के प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण समूह को प्रतिनिधित्व करने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगी क्लास आप सबकी, ठीक है। और कल हम लोग देखेंगे आगे यहाँ से पैरामेट्रिक एक ऐसा स्वतंत्र चर है जिसमें पदों में किसी समीकरण के चरों को व्यक्त किया जा सकता है, उसको प्राचल कहते हैं, उसी को हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में और इसके संबंध में कुछ टेस्ट वगैरह हैं जो नीचे आपको मिलेंगे। इन सभी टेस्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी भी रखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं ये, है ना। तो कल की क्लास में होगी। आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही है अभी आप लोगों के पास, है ना जी।